हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्स लॉ और हेनरी लॉ को कंप्लीट कर लिया था। उसके सिमिलरिटीज़ डिसिमिलरिटीज़ देखे थे, राइट? देखा कि नहीं? फिर हमने बहुत अच्छी तरीके से राउल्स लॉ को समझा है, राइट? हमने राउल्स लॉ के ऊपर वेपर प्रेशर का कैसे फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, राइट? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, राइट? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन की आज हम बात करने वाले हैं। जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन ये जो होता है, ये दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं, वो दो मेन कैटेगरीज कौन से हैं? तो वो है एक आइडियल सॉल्यूशन, ओके, और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात यहाँ पे करने वाले हैं। बट आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ओके, आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात, आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या है होता है? क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन, अगर हम इन दोनों को अगर हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, दैट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, इसको अभी हमें समझना होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है, सबसे पहला, विच obeys the Raoult's law for all concentration। ओके, सो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं विच obeys the Raoult's law for over the entire concentration, over the entire range of concentration, तभी हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम कैसे इसके अपोजिट साइड से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि हम बोलेंगे विच डू नॉट obeys the Raoult's law for all concentration, for all range of concentration। सो हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम जस्ट आज के इस लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बात मैं जब बोल रही हूँ, दैट मीन्स मैं कैसे बोल पा रही हूँ कि विच obeys the Raoult's law for all concentration, ऑल रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। किस बात पे बोल पा रही हूँ स्टूडेंट्स? तो देखो, हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था कि एक कंटेनर होता है जिसमें एक सॉल्यूशन है, जिसमें दो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट है, कंपोनेंट ए, सोल्यूट ए या फिर ए, राइट? ए प्रेजेंट है और ये दूसरा जो प्रेजेंट है ये बी प्रेजेंट है, राइट? और फिर हमने ये राउल्ट्स लॉ का कंसेप्ट समझने के लिए हमने एक ग्राफ को भी स्टडी किया था, राइट? याद आ रहा है? याद करो अगर नहीं याद आ रहा है। हमने क्या देखा था? यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखा था, राइट? ओवर हमने देखा था मोल फ्रैक्शन, राइट? हमने फिर क्या लिखा था? जब एक्स बी अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं तो हमें क्या मिलती थी? यहाँ पे P0 एक की वैल्यू मिलती थी, राइट? और जब कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाता था तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती थी, तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाती थी जो थी P0 B के अलावा। इस दोनों इसमें हमने ऐसे कंसीडर किया था कि ए जो है ये लेस वोलाटाइल है एज कंपेयर टू बी, इसीलिए हमने ए को नीचे दिखाया था और बी को ऊपर। सो इधर अगर हम एक्स बी की अगर हम बात करते हैं, एक्स बी अगर 0 है, दैट मीन्स एक्स ए यहाँ पे 1 होगा एंड यहाँ पे 0 होगा, ओके? और जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन
एक्स बी का कम करते जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी लाइंस मिलती थी, और जैसे जैसे हम यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से कम करते जा रहे थे तो हमें कुछ एक्स ए की कुछ ऐसी वैल्यूज़ मिलती थी, राइट। ये जो लाइन होती थी ये प्रेशर ऑफ ए का डिनोट करती थी, और ये जो लाइन थी ये प्रेशर ऑफ बी डिनोट करती थी, और इस पूरे लाइन को हम टोटल प्रेशर से इंडिकेट करते थे जो कि सम था पी ए प्लस पी बी की, राइट। सो ये याद आ रहा है कि नहीं? तो वही मैं बात आपको समझा रही थी कि आइडियल सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन विच ओबेज द राउल्ट्स लॉ, मतलब जो वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटली आएंगी वो थेरोटिकली इस राउल्ट्स लॉ के ग्राफ के इन सारे लाइंस को मैच होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे इट ओबेज द राउल्ट्स लॉ। इस केस में ये जो ग्राफ है ये ओबे नहीं करेगा। ओके, समझ में आया पहला पॉइंट आपको? ओके, दूसरा पॉइंट है कि इसमें एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो ज़ीरो होता है, दैट इज नो हीट इज इवॉल्व, that is delta H of mixing जो होता है वो ज़ीरो होता है, that is एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, that is कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होगी, that is no heat is evolve और absorb, राइट। हमें ऐसा लगता है जैसे देखो अगर कोई रिएक्शन चालू है तो उसमें कोई भी क्या है कंपोनेंट, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए, कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, कहाँ पे होती है रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब कहाँ पे होती है बाबा, जब आप NaOH फ्लेक्स को पानी में डालते हो, राइट, डालते हो तो हीट इवॉल्व गर्म हो जाता है। वो कैसे क्या गर्म हो जाता है? आपका जो फ्लास्क रहता है, आपका जो वाटर द कंटेनर रहता है वो गर्म हो जाता है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज हैपनिंग, राइट। सो यही बात, जब कोई भी रिएक्शन, कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होगी, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, तब हम कहेंगे कि इट इज़ अ आइडियल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज डेल्टा H और डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज टोटल वॉल्यूम रिमेन सेम। क्या बात कर रहे हैं हम? मतलब कि हम बात कर रहे हैं, मान लो अगर मैं 10 ml साइक्लोहेक्सेन ले रही हूँ, ओके, और उसको मैं 10 ml साइक्लोहेप्टेन के साथ अगर मिक्स कर दे रही हूँ तो आई विल गेट 10 + 10 कितना होता है? 20 ml ऑफ सॉल्यूशन मिलना चाहिए, राइट। सो इस केस में हमें ये जो सॉल्यूशन है वो मिलता है। आप बोलोगे कि हाँ 10 ml अगर आप पानी ले रहे हो और 2 ml दूसरा कोई कंपोनेंट ले रहे हो तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, ऐसा लगता है, बट कोई कोई रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, कोई कि इसमें वॉल्यूम थोड़ी ना जितना हम डालते हैं उतना मिलता है। चलो बरा आप वाटर और फिनॉल को ऐड करो दोनों को, है ना, अगर आप 10 ml दोनों लेते हो तो आपको वो जो 20 ml आना चाहिए था सॉल्यूशन का वॉल्यूम, बट वो 20 ml नहीं आता है, वो 19, 18 ऐसे समथिंग आता है, ओके, या फिर उससे ज़्यादा आता है, बट उससे 20 ml एग्जैक्ट नहीं आता है। सो इन दैट केस हम कहेंगे कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज नॉट अ आइडियल सॉल्यूशन, राइट। बट आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0 होना चाहिए, मतलब 10 + 10 20, जितना हम डाल रहे हैं उतना ही वॉल्यूम हमें प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। ओके, समझ में आपको 3 पॉइंट्स समझा? नाउ 4th पॉइंट हमारा क्या कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट या फिर सोल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन आर कंपेरेबल। मतलब कि मैं बात कर रही हूँ कि देखो, मैं 4थे पॉइंट की मतलब क्या बात कर रही हूँ, देखो अगर मैं एक कंटेनर की बात करती हूँ जिसमें सिर्फ
ए कंपोनेंट है, प्योर ए है। ओके, हम बात करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ प्योर है। सो मुझे बताइए, अगर इस कंटेनर में सिर्फ प्योर ए ही कंपोनेंट है तो इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में रहेगा वो इंटरेक्शन किसके बीच में रहेगा? ए टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही इंटरेक्शन है। अरे एक ही पार्टिकल्स, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स है तो उन्हीं के बीच में इंटरेक्शन होगा ना, राइट? वही मैं आपको बात कर रही हूँ। ओके, अगर फिर से हम अगर दूसरा कंटेनर लेते हैं, उसमें अगर मैं बी टाइप कंपोनेंट लेती हूँ, ओके, प्योर बी, और कोई दूसरा और कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बी ही कंपोनेंट है, प्योर बी, इसीलिए प्योर बी। सो इंटरेक्शन किसके बीच में होगा? बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, राइट? और जब मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये जो सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्यूशन में ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन, मैं अभी बात करूँगी ए प्लस बी। ओके, सो मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें मैं कहूँगी कि मुझे ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन मिला, देन मैं कहूँगी कि मुझे ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन मिला एंड मुझे बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन मिला, राइट? मीन्स मैं कहूँगी कि मुझे ये ए बी जो टाइप का इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन मुझे कुछ नया मिला है। प्योर मुझे इतना मिलेगा क्या? जितना मुझे बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन जहाँ इस सॉल्यूशन में जितना मिल रहा था उस सॉल्यूशन में इतना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जब हम सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर देते हैं, कोई भी दो कंपोनेंट अगर मिक्स कर देते हैं तो हर एक का थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। पूरा जितना कंट्रीब्यूशन प्योर फॉर्म में रहता था उतना कंट्रीब्यूशन वो नहीं दे पाएगा, राइट? रहेगा ही नहीं। सो हम कहेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए होने के लिए ए का जो इंटरेक्शन था, बी का जो इंटरेक्शन था वो इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। मतलब ए बी का इंटरेक्शन जो है वो बी या फिर ए के बीच में का होना चाहिए। ओके, सो ये वाली बात आपको हमेशा याद रखना है कि ए बी का जो इंटरेक्शन बट ऐसा होता नहीं है, बट उसी को तो है हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, राइट? सो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें ए टाइप का इंटरेक्शन एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज इक्वल टू द ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन रहेगा, उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। समझा आपको? नाउ पांचवी बात आपके बुक में दी हुई है, टेक्स्ट बुक में आपको पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज इक्वल टू द टोटल वेपर प्रेशर होना चाहिए, राइट? दैट मीन्स उसको ये कहना है कि जो आप थेरोटिकली, आप जो एक्सपेरिमेंटली, राइट, एक्सपेरिमेंटली राउल्स लॉ की वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे इज इक्वल टू द थेरोटिकली, मतलब इस ग्राफ को राउल्स लॉ की वैल्यू को मैच होनी चाहिए, तभी हम उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो समझा स्टूडेंट्स आपको कि कैसे होता है, कौन कौन से पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सबसे पहली बात तो हम ये बात करेंगे कि राउल्स आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए उसको राउल्स लॉ को ओबे करना पड़ेगा। और हमारा राउल्स लॉ क्या कहता है? तो हमारा राउल्स लॉ ये कहता है, जो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये ग्राफ, ये पूरी लाइंस, ऐसी पूरी लाइंस हमें मिलनी चाहिए जो हम थेरोटिकली, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये सारी थेरोटिकली लाइन से हमें मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में ठीक है ऐसा ग्राफ चल रहा है बट यहाँ से कुछ ना कुछ डेविएट हो जा रहा है, राइट? यहाँ पे ऐसा कुछ डेविएट हो जा रहा है, तो ये तो राउल्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है, राइट? सो उस केस में हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ आइडियल सॉल्यूशन। बट आइडियल सॉल्यूशन के होने के लिए ये पूरा ग्राफ, ये पूरे लाइंस, ये पूरे प्रेशर के लाइन, ये फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात हमने पढ़ी कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, कोई भी, उसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए या हीट
इवॉल्व नहीं होनी चाहिए। भला कि ऐसा होता है बहुत टाइम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया NaOH का, H2SO4 98% कॉन्सेंट्रेशन का जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा कंटेनर गर्म हो जाता है, राइट। सो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, दैट मीन्स हीट इज इवॉल्विंग, एक्सोथर्मिक हो रहा है रिएक्शन। हमने थोड़ी ना हीट आके डाली वहाँ पे, नहीं क्या। इसीलिए तो हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते वक्त हम आइस का यूज़ करते हैं। क्यों, चील का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, राइट। सो यही रीज़न होता है। बट यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होनी चाहिए, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। ओके, सो उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि टोटल वॉल्यूम जो है वो रिमेन सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर हम 10 ml साइक्लोहेक्सेन वॉट एवर द कंपाउंड इट इज ले रहे हैं 10 ml, अगर 10 ml के दूसरे 10 ml के साथ अगर हम ऐड कर रहे हैं उसको, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो 20 ml ही आना चाहिए, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, अभी हम देखो सीधा सीधा आप ऐसे ही देखो ना, देखो आप एक आप ऐसे देखो, वो जो सिलेंडर होता है उसमें 10 ml पानी लेके देखो, ठीक है। 10 ml 2 बार लो, ओके, एक 10 ml लो, फिर 10 ml लो, दूसरे वाले इसमें 20 ml का जो आपका सिलेंडर रहेगा उसमें डालो, तो क्या वो 20 ml आता है? हमेशा नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो एरर रह ही जाता है, राइट। अगर आ गया 20 ml मतलब आ गया, तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। मतलब बिना कुछ एरर के अगर आपका आ रहा है, दैट मीन्स हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। और 4 पॉइंट हमारा ये कहता है कि जब हम सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं जो सॉल्यूशन में, उसका इंटरेक्शन प्योर फॉर्म के इंटरेक्शन से हम कंपेयर करते हैं, तो वो इक्वल आने चाहिए, तभी हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या वो सॉल्यूशन में जाके ए टाइप का इंटरेक्शन जो प्योर फॉर्म में दे रहा था वो यहाँ पे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्या बी टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। बट ऐसा दे सकेगा अगर, तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। सो ये सारी बातें हैं लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। देखो, अगर ऐसा बहुत कम बार होता है कि आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, बट हम ऐसे मानते चलते हैं नियरली अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन और टोलिन का जो बिहेवियर है, बेंजीन एंड टोलिन का बिहेवियर है जो इज़ नियरली सेम एज दैट ऑफ द ideal solution. Nearly same, I am not saying it is the ideal solution, I am saying it is nearly same as that of the ideal solution. So students, ये हमने पढ़ा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके बारे में हमने आज इस लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। ओके, सो स्टूडेंट, समझ में आया आपको? सभी बातें समझ में आया? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।